हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वो है गोस थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो को आप एंडिंग तक देखोगे तो आपकी ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उठाइए अपनी नोटबुक और पेन और मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गोस थ्योरम के साथ। लेकिन गोस थ्योरम को डिस्कस करें उससे पहले कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हमारे लिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, तभी गोस थ्योरम आपको समझ में आएगी। तो उसमें फर्स्ट वन है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। एरिया के बारे में हम सभी जानते हैं। जैसे ये बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है, मैं ये कहूँ कि इसका एरिया बताओ तो आप क्या कहोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे। जो क्वांटिटी हमारे सामने आएगी वो क्या होगा? इसका एरिया होगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो एरिया होता है वो क्या एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं हम? मैग्नीट्यूड देखेंगे। लेकिन कई बार कुछ ऐसे केसेस भी सामने आते हैं जहां हमें एरिया की डायरेक्शन भी देखनी पड़ती है। यानी कि डायरेक्शन भी हमें एरिया की देखनी पड़ेगी। कौन से केस होंगे वो? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पाइप है ये, और इस पाइप में फ्लो कर रहा है वाटर। इस पाइप में फ्लो कर रहा है वाटर कुछ इस साइड से, इधर से एंटर कर रहा है और इधर से आउट हो रहा है। अब हमने क्या करना है, जितना इस पाइप का साइज है यानी कि जितना इसका डायमीटर है उसी साइज का एक रिंग लिया हमने, और उस रिंग को क्या किया, इस पाइप के बीच में से फिट कर दिया। जरा ध्यान से समझिएगा, ये कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अब इस रिंग को हमने क्या कर दिया, इस पाइप में फिट कर दिया। अब कहने का मतलब क्या है कि जितना वाटर इधर से एंट्री कर रही है, जितना वाटर इधर से एंटर हो रहा है, उतना ही वाटर इस रिंग में से पास आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा? जितना वाटर इधर से एंटर हो रहा है उतना वाटर इस रिंग में से पास आउट हो रहा है, और इधर से एग्जिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अब अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वाटर की जो डायरेक्शन है वो ये है, इसका जो फ्लो है वो क्या है? इस डायरेक्शन में। लेकिन जो हमारा ये रिंग है ये क्या है? इस वाटर के फ्लो के क्या है? परपेंडिकुलर ऐसे, यानी कि इसके सामने ऐसे है, और वाटर हमारा फ्लो कर रहा है ऐसे। यही है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस रिंग को थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं, यानी कि कुछ एंगल पे घुमा देता हूं, यहां बना लेते हैं सेकंड केस। अब इसको मैंने क्या किया, रिंग को ऐसे घुमा दिया, कुछ थीटा एंगल के ऊपर हम कह सकते हैं कि हमने रोटेट कर दिया। तो अब इस केस में क्या होगा? अब यहां से जितना वाटर इंटर कर रहा है, क्या वो सारे का सारा इस रिंग में से पास आउट हो रहा है? तो आंसर होगा नहीं। यानी कि जितना वाटर इधर से इंटर कर रहा है वो सारे का सारा इस रिंग में से पास आउट नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, जिसके कारण क्या ना, जो वाटर इस रिंग में से पास आउट हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। ये जो क्वांटिटी आपको दिखाई दे रही है इधर साइड में, ये क्वांटिटी क्या है? इस रिंग में से पास आउट नहीं हो रही वाटर की। यही बात है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो डायरेक्शन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो एरिया है इसको एरिया वेक्टर के तौर पे हम काउंट करेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा देखो। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसके पैरेलल कर देता हूं बिल्कुल। अब ये जो रिंग है मैंने बिल्कुल पैरेलल कर दिया वाटर के फ्लो के। अब क्या होगा? अब इस केस में बिल्कुल भी वाटर की क्वांटिटी इस रिंग में से पास आउट नहीं हो रही। यानी कि इस केस में क्या है, जो थीटा का जो एंगल है वो कितना है? यहाँ 0। जब मैक्सिमम वाटर फ्लो कर रहा था इस रिंग में से तब एंगल कितना था? 90 डिग्री। ये कोई थीटा एंगल हम मान लेते हैं जो क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री। ये तीनों केस आपको समझ में आए? यानी कि जब मैक्सिमम, जब 90 डिग्री का एंगल बना रहा था तो मैक्सिमम वाटर इस रिंग में से फ्लो कर रहा था। इसका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं ना रिंग का आसानी से। यानी कि एक एरिया ही तो लिया था हमने, इसमें से मैक्सिमम वाटर फ्लो कर रहा था। लेकिन जब हमने इसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया, यानी कि टिल्ट कर दिया कुछ एंगल पे, तो क्या है? इस रिंग में से पास आउट होने वाले फ्लो की क्वांटिटी कम हो गई। अगर इसको बिल्कुल पैरेलल कर देंगे फ्लो की डायरेक्शन में, वाटर का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन में अगर इसको बिल्कुल पैरेलल कर देंगे, तब क्या होगा? जो इसमें से वाटर फ्लो आउट होगा इस रिंग में से, उसकी क्वांटिटी बिल्कुल क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी।
तो समझ में आया, यहां क्या है, डायरेक्शन का भी यूज हो रहा है। या एक एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं इसके अंदर कि ये जो रिंग है वो कंप्लीटली क्या है, क्लोज्ड है। रिंग क्या है, कंप्लीटली क्लोज्ड है। अगर ये बिल्कुल क्लोज्ड होगा, ये जो हम एग्जांपल अब ले रहे हैं ना, ये वाल्व का एग्जांपल है। घरों में जो वाल्व लगे होते हैं उस वाल्व का एग्जांपल है। अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये कोई प्लेट है हमारे पास, ऐसे सर्कुलर प्लेट है जिसने क्या कर लिया, इस पाइप को पूर्ण रूप से कवर कर लिया, यानी कि फुली कवर कर लिया इसको, यदि इधर से वाटर इधर फ्लो नहीं हो सकता। एंगल क्या है, 90 डिग्री। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूंगा, यानी कि ये सिचुएशन कर देंगे हम कुछ इस प्रकार की, तब क्या होगा, कुछ स्पेस बनेगा और वाटर इसमें से फ्लो करने लग जाएगा। यही है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन का क्या यूज है। तो इसी बेस बिहाव पे, यानी कि डायरेक्शन भी हमें कुछ न कुछ पॉइंट पे देखनी पड़ेगी, इसलिए एक नई टर्म हमें दी गई, वो थी एरिया वेक्टर। कहने का मतलब क्या है कि अब जब हम एरिया को ट्रीट करेंगे वो एज ए स्केलर नहीं, एज ए वेक्टर ट्रीट करेंगे, और इस टर्म को हम नाम दे रहे हैं एरिया वेक्टर। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये है हमारे पास कोई एरिया, कोई स्मॉल एरिया है, इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं ds। क्लियर है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये है आपका एरिया वेक्टर, ऊपर वेक्टर का साइन, और ये हो गया एरिया वेक्टर। अब क्या है, हमने क्या देखा कि जब 90 डिग्री का एंगल था उस टाइम मैक्सिमम वाटर फ्लो कर रहा था, यही है। तो यहां जो हम डायरेक्शन लेंगे वो क्या लेंगे, इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर लेंगे। क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। यहां मैं लिख देता हूं एन कैप, एक यूनिट वेक्टर। अब जरा गौर करिएगा, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया वेक्टर। तो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ ये रहा ds। अब इसके साथ हमने डायरेक्शन और ऐड करनी है। क्या ऐड करनी है, डायरेक्शन। तो वो कैसे ऐड करोगे, ये यूनिट वेक्टर हमने यहां इंट्रोड्यूस कर दिया है। यूनिट वेक्टर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। कौन सी डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा, यानी कि इस क्लोज्ड सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या किया है, एक यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब उसी यूनिट वेक्टर को मैं यहां यूज कर रहा हूं, यहां मैग्नीट्यूड भी है और यहां डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक एरिया वेक्टर। तो क्लियर हो गया, ये एरिया वेक्टर क्या होता है, इसको नोट कर लो आप। एरिया वेक्टर को हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। काफी सिंपल और काफी इंटरेस्टिंग सी है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जरा देखिए। हम एग्जांपल लेते हैं वही पानी की पाइप का, इसमें से वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब इसके बीच में हम रख देते हैं कोई रिंग। एरिया वेक्टर के केस में हमने बात की कि इस रिंग की डायरेक्शन हम क्या रखें, यानी कि इसको किस एंगल पे टिल्ट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया वेक्टर। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इस रिंग में से कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर पास आउट हो रहा है, यानी कि इस रिंग में से कितनी क्वांटिटी वाटर की गुजरेगी, वो हमने कैलकुलेट करनी है। वो जो क्वांटिटी होगी उसी को हम नाम दे रहे हैं यहां पर फ्लक्स। जो क्वांटिटी इस रिंग में से पास आउट हो रही है उस क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर हम बात करें, तो इसके केस में क्या होगा, हमारे पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम कुछ इस प्रकार शो करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। थोड़ी रिवीजन हो रही है आपकी भी, जरा गौर करिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना जो पॉजिटिव चार्ज में, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी कुछ इस प्रकार। अब कोई ऑब्जेक्ट हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, यानी कि इसके नजदीक हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये वाला, ये कोई एरिया है किसी ऑब्जेक्ट का जो क्या है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है। अब इसमें से, इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है,
उसी को ही हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आई बात? यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सरफेस कहाँ पड़ा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में से उसमें से कितनी क्वांटिटी यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। यानी कि ये क्वांटिटी क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, जो इसमें से पास आउट हो रही है। तो समझ में आया? अब इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं, उसको समझते हैं। तो क्या कहा गया जरा नोट कीजिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, यानी कि एक सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस एग्जांपल्स के हम समझते हैं। इस डायग्राम को देखो, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ई से, और ये क्या है? वो सरफेस जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है। तो अब इस सरफेस में हमने फाइंड आउट करना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो वही डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं, यानी कि इस सरफेस की बात करेंगे। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसको किस में रखा है हमने? एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? देखिए, रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है इसको, दी सरफेस, क्रॉसिंग दी सरफेस इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू दी सरफेस। तो इसमें डायरेक्शन भी इसमें बात की इसने भी, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस की नॉर्मल डायरेक्शन में इसमें से पास आउट हो रही है, उनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे इस सरफेस का। तो समझ में आइए, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इसमें से पास आउट हो रही है। ये एक स्केलर क्वांटिटी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड देखेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम फाई से, डिनोट करेंगे फाई से। तो इसको नोट कर लो। आइए अब एक रिलेशन फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच में। तो सबसे पहले वही डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये है कोई एरिया, सरफेस, जिसको हम लिख सकते हैं ds, और ये है एरिया वेक्टर ds वेक्टर, डेल्टा s कह सकते हैं इसको। और ये एंगल बना रहा है थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल। अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करता है दो पॉइंट्स पे। नंबर एक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है, पासिंग थ्रू द सरफेस या एरिया, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमने इसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी तो यहां नंबर ऑफ लाइंस की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो कहने का मतलब क्या है? इसमें से ज्यादा लाइंस पास आउट होगी। तो वही हमने यहां लिखा है। दूसरा केस होता है ये सरफेस, यानी कि जो फाई की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है, वो क्या है? सरफेस पर भी डिपेंड करती है। जितना सरफेस बड़ा होगा उतना ही फ्लक्स उसमें से ज्यादा पास आउट होगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुए आपको? अब हमने इनका रिलेशन फाइंड आउट करना, जरा देखिए कैसे। हमारे पास जो रिलेशन निकल के सामने आ रहा है वो कुछ इस प्रकार आ रहा है। फाई ई के भी प्रोपोर्शनल है, और जो फाई यानी कि फ्लक्स है वो सरफेस के भी प्रोपोर्शनल है, यानी कि एरिया के भी प्रोपोर्शनल है। यही, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। ये जो रिलेशन हमने लिखा है ना, इतने से काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये तब ठीक है जब हमारे पास क्या है, इस थीटा पर कुछ ना डिपेंड होता हो। थीटा का मतलब क्या है कि अगर ये जो सरफेस ऐसे है और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो इसमें से मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो इसमें से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। अगर मैंने इसको 90 डिग्री पे कर दिया तब तो फ्लक्स बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। यानी कि जो फ्लक्स है वो थीटा पर भी तो डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो तब हम जो रिलेशन लिखेंगे वो कुछ इस प्रकार का लिखेंगे। देखो कैसे, डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होगा?
ई वेक्टर, यानी कि इनको एक वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो डेल्टा एस है हमारे पास, जो एरिया वेक्टर है, इसको हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या है, अलग है। दोनों के बीच में थीटा एंगल है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, जो डेल्टा, ये जो एरिया वेक्टर है, इसको 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर लेते हैं। जो कंपोनेंट डेल्टा इस थीटा एंगल के साथ होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, उसको हम लिखते हैं हमेशा ही कोस थीटा की फॉर्म में। तो ये होगा ds कोस थीटा, और दूसरे को लिख दो आप ds साइन थीटा। अब यहां हम क्या लिखेंगे, जरा गौर करो, हमने मल्टीप्लाई करनी है ई वेक्टर की और एरिया वेक्टर की। तो जो एरिया वेक्टर है वो कौन सा लिखेंगे, जो इसकी डायरेक्शन में होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में होगा, और वो कौन सा है, ds कोस थीटा। तो यहां आएगा वर्ड ds कोस थीटा। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो हमने केस लिया है, यहां जो एरिया लिया वो लिया बिल्कुल स्मॉल, मान के चलते हैं ये हमारे पास टोटल एरिया है, इसमें से इस एरिया को हमने कंसीडर किया है डेल्टा एस को। अगर इस इंटायर सरफेस में हमने देखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये क्लोज्ड सरफेस है एक, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखो फाई ई इक्वल टू क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन, ये होगा ई वेक्टर डॉट ds, यानी कि डेल्टा एस। तो ये है आपका रिलेशन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई डेल्टा एस और कोस थीटा। तो ये रिलेशन हमारे सामने आ रहा है, इसको आप नोट कर लो। अब इस रिलेशन से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करोगे, तो देखो जरा ध्यान से, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, और ये है सरफेस एरिया, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो लिखो, इनको कंबाइन कर दो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी हमारे पास, ये आ रहा है न्यूटन पर कूलम, और ये मीटर स्क्वायर। तो ये है आपकी यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है जरा देखते हैं। अब इस केस में क्या है, जो हमारे पास एंगल है जो थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है, मान लेते हैं वो लेस देन 90 डिग्री है। क्या है, लेस देन 90 डिग्री। अगर फर्स्ट केस लो, अगर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0, थीटा की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारी, और इसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारा एरिया वेक्टर, इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। ये मान के चलिए हमारे पास एरिया कोई, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एरिया वेक्टर, एरिया अगर इस प्रकार है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। तो उस केस में क्या होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो रहा है, इसमें से ऐसे पास आउट हो रहा है जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, तो क्या होगा, उस केस में ये होगा कि इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास आउट होगा। तो यानी कि जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, तब जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उसके बाद में सेकंड केस लेते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। अगर यहाँ 90 पुट कर देंगे तो क्या होगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यानी कि जो फ्लक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो लिख दो 0, यानी कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा इस पॉइंट पे। अब जरा गौर करिएगा, अगर ये जो एंगल है थीटा, अगर ये लेस देन 90 है, लेस देन 90 का मतलब क्या है, ये हमारा एरिया हो गया और ये एरिया वेक्टर हो गया, और इसी डायरेक्शन में फ्लक्स मूव कर रहा है। तो अब इसका एंगल अगर मैं चेंज कर देता हूं तो फ्लक्स की वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, वो फ्लक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। फ्लक्स क्या रहेगा, इसमें से पास आउट होगा ना फ्लक्स, तो वो फ्लक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि लेस देन जब 90 डिग्री होगी तो जो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इसका अपोजिट केस लेते हैं, यानी कि जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट हो जाती है,
और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है, तब क्या होगा, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, यानी कि जो हमारा एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो उस केस में हम लिखेंगे कि जो फ्लक्स है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। किस केस में होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 90 होगी, ग्रेटर देन 90 होगी। ये 0 डिग्री है, ऐसे करने से 90 डिग्री, अगर इसको मैं थोड़ा सा और रोटेट कर देता हूं तब क्या होगा, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा थीटा की वैल्यू। तो उस केस में जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो एरिया वेक्टर है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो उस केस में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए अब समझते हैं गॉस थ्योरम। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है ये, और इसमें कोई चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज है तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो क्या है, वो सारी की सारी किसमें से पास आउट हो रही है, इस सरफेस में से, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो गॉस थ्योरम ने क्या है, यही चीज को प्रूव किया है, यही चीज बताई है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस में वो होगा 1/ε0 टाइम्स किसके, इस चार्ज के। एक बार फिर से देखिए, यानी कि एक क्लोज्ड सरफेस में कोई चार्ज पड़ा हुआ है, इस चार्ज के कारण इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो वो होगा 1/ε0 टाइम्स इस चार्ज के, यानी कि इस चार्ज के इतने गुना क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से। इट स्टेट दैट, ये क्या कहता है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज इज इक्वल, जिसमें एक चार्ज इनक्लोज्ड है, इसमें चार्ज है, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, यानी कि 1/ε0 टाइम्स किसके बराबर होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज, यानी कि जितना चार्ज इसमें क्लोज्ड है, क्यू चार्ज क्लोज्ड है, तो इसका अगर 1/ε0 टाइम्स से इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी कि इस सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसको हम कुछ इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं फाई ई, और ये क्या है, इंटीग्रेशन का साइन, क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस का साइन E.ds इस किसके बराबर होगा, Q/ε0। यही रिलेशन आ रहा है। तो ये है आपकी गॉस थ्योरम। आइए अब हम प्रूव करते हैं गॉस थ्योरम। तो हमारे पास गॉस थ्योरम का क्या रिलेशन था, फाई इज इक्वल टू, कुछ इस प्रकार का रिलेशन हमारे सामने आया था, यानी कि जो फ्लक्स होगा एक क्लोज सरफेस में वो कुछ इस प्रकार होगा, यही है, इसको हमने प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने लिया एक कोई क्लोज सरफेस, यानी कि कोई स्फीयर, इसके सेंटर में रखा कोई पॉइंट चार्ज Q। अब ये जो हमारा स्फीयर है इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R। अब क्या करेंगे, इस क्लोज सरफेस के अंदर हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू है। उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर, यानी कि जो सरफेस एरिया वेक्टर होगा वो हम लिखेंगे। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले लिखो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज एट दिस विच इज सिचुएटेड at the center of a sphere रेडियस r, यानी कि रेडियस r का कोई स्फीयर है, उसके सेंटर में क्या है, कोई पॉइंट चार्ज है। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब हमने क्या करना है, P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस चार्ज के कारण। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की
वैल्यू चाहिए, तो हम यही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ ये सेंटर है, चार्ज पड़ा हुआ है Q, ये है P पॉइंट, यहाँ है ये हमारा P पॉइंट है। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देखेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, जो डायरेक्शन है, वो इस डायरेक्शन में रहेगी। क्लियर है ये बात? और इसी डायरेक्शन के अंदर, यानी कि ये सेंटर पॉइंट है O, इसी डायरेक्शन में हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा? R यूनिट वेक्टर। तो लिखिए, उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला आपको आता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, 1/4πε0 Q/r² इन द डायरेक्शन ऑफ R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। इसी को नाम दे देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा कि एक सरफेस लेते हैं हम, इस P पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा सरफेस लेंगे और उस सरफेस को हम नाम देंगे ds। इस P पॉइंट के अराउंड क्या लिया? एक छोटा सा सरफेस ds, छोटा सा एरिया लिया हमने। और जहां हम ये कहें कि जो हमारी डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की, वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है ये बात? एक बार फिर से देख लो, हमने एक छोटा सा एरिया लिया ds, डेल्टा s, और वहां हमने एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन शो की है वो क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर होगी, यानी कि उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो ये बात क्लियर है? तो अब लिखो, कंसीडर ए एरिया एलिमेंट डेल्टा एस अराउंड पॉइंट P, यानी कि P पॉइंट के अराउंड हमने क्या लिया? एक एरिया वेक्टर लिया है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट ds इज, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी इस छोटे से एरिया में से, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैसे लिखोगे? ये हम लिखेंगे डेल्टा डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस, इस प्रकार लिखेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, ई डी एस कोस थीटा। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ये थीटा एंगल किसके बीच में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इस एरिया एलिमेंट के बीच में, ds के बीच में और E के बीच में। तो ये एंगल दोनों में क्या? दोनों पैरेलल है, तो यहाँ एंगल क्या होगा? 0 होगा, जिससे जो वैल्यू हमारे सामने आ रही है वो आ रही है EDS। समझ में आई? अब हमने यहाँ क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये उठा के यहाँ रख देनी है। तो लिखो क्या होगा ये? 1/4πε0 Q/r²। बस कंसंट्रेशन बना के रखना, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ये हमारे पास आ चुका है रिजल्ट, यानी कि डेल्टा फाई की वैल्यू, यानी कि इस छोटे से एरिया एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ रही है। ये क्लियर हुआ? अब अगर हमने इस इंटायर स्फीयर के ऊपर चेक करनी है भाई यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप। तो लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी क्लोज्ड सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि इसके पूरे सरफेस की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा? फाई ई इज इक्वल टू, हम ये साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का और क्या लिखेंगे? 1/4πε0, ये वैल्यू पुट करते चलेंगे Q/r², साथ में डेल्टा एस। अब क्या होगा? जो कॉन्स्टेंट टर्म है उनको बाहर निकाल लो आप। 1/4πε0 Q/r², ये सारी टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा? डेल्टा एस। अब इसको फर्दर सोल्व करो, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बस कंसंट्रेशन चाहिए आपकी, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हमने इसका इंटीग्रेशन कर देना है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? ये पूरा सरफेस आ जाएगा, इसका पूरे का पूरा एरिया आ जाएगा। तो कैसे लिखोगे? लिखो
तो नेट फ्लक्स क्या होगा 1/4πε0 Q/r²। यहाँ तक हमने सेम लिखा है। अब जब इस स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, इस पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा। और स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। ये तो आपको याद होगा फॉर्मूला भी, एक स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr²। तो हम इसकी यहाँ रिप्लेस कर देंगे इसको 4πr² से। अब देखो क्या होगा, 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा Q/ε0, यही बचा। तो इसको कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो वैल्यू निकल के सामने आ रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि ये किसके बराबर आ रही है, Q/ε0 के बराबर आ रही है। और यही तो हमें चाहिए था, यही हमें प्रूव करना था, यही रिलेशन प्रूव करना था। तो प्रूव हो चुका है, तो लिख दो हेंस प्रूव्ड। तो ये है आपका गॉस थ्योरम का प्रूफ, नोट कर लो इसको। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। और आज के ये जो टॉपिक्स हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।